नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल की इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम यहाँ हैं अपनी आरआरबी की जो टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 527 के सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन। पहला सवाल देखें। सबसे पहला सवाल है इसमें लिजर्ड, छिपकली और रेप्टाइल सरीसृप इनका रिलेशन बताया है। तो जो लिजर्ड है, छिपकली है, वो रेप्टाइल ग्रुप के अंदर आती है, रेप्टाइल ग्रुप के अंदर है। तो सेम ह्यूमन बीइंग जो है वो मेमेलियन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स वाला सवाल है। पहला रिलेशन हमें बताना है सी और शोर के बीच। तो समुद्र का जो किनारा होता है दोस्तों, समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं यहाँ पर। तो सेम वे जो सड़क का किनारा होता है उसे क्या बोला जाता है? फुटपाथ बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। एनालॉजी का मतलब हम जानते हैं सिमिलैरिटी है कि जो गिवन है, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स दो गिवन है उनमें कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन है, उस रिलेशन को हम पहचानते हैं। देखो सवाल जब भी हम करते हैं आपको बताया गया है सबसे पहला तरीका होता है फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन का होता है। पेयर ऑफ लेटर्स चेक करते हैं, मीनिंगफुल वर्ड को चेक करते हैं, मीनिंगफुल वर्ड। पहले ये तीन तरीके हम लगाते हैं। उसके बाद चौथा तरीका आता है डिफरेंस का आता है। डिफरेंस में तीन वैरायटी बताई गई है आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेयर ऑफ लेटर्स की, पहला लेटर है हमारे पास ई, और ई का पेयर ऑफ लेटर होता है वी, जो आगे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, जहाँ से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। तो ये अपना गलत हो गया। सेकंड अगर मैं जाऊँ फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेरिजन का मतलब है कि मैं ई को एल से कंपेयर करूँ तो यहाँ मुझे +7 करना पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं जी को जे से कंपेयर करूँ तो +3 करना पड़ रहा है। आई को एच से करूँ तो -1 करना पड़ रहा है। तो यहाँ विजिबल है कोई एक पर्टिकुलर सीरीज़ नहीं बैठ रही है। नेक्स्ट अगर मैं फर्स्ट टू लास्ट की तरफ जाऊं, अगला तरीका होता है अपना फर्स्ट टू लास्ट। अगर मैं ई को एफ से कंपेयर करूं तो +1 हो रहा है, जी को एच से कंपेयर करूं +1 हो रहा है, आई को जे से कंपेयर करूं +1 हो रहा है, और के को एल से कंपेयर करूं +1 हो रहा है। तो हमने कंपैरिजन कौन सा किया यहाँ दोस्तों? फर्स्ट टू लास्ट का कंपैरिजन किया, जिसमें सब में क्या हो रहा है? +1 +1 +1 हो रहा है। आगे अगर मैं कंपेयर करूं तो एस से क्या बनना है? टी, यू से बनना है वी, डब्ल्यू से बनना है एक्स, और वाई से बनना है जेड। तो सीरीज क्या है अपनी? जेड एक्स वी टी, जेड एक्स वी टी। तो पहला जो ऑप्शन है अपना राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एनालॉजी का, अगेन बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। देखो एनालॉजी जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग सारी एग्जाम्स में इसके सवाल आते हैं। यहाँ भी आपने देखा अभी एक सवाल हमने किया बेस्ड ऑन वर्ड्स का, अगला सवाल हमने किया बेस्ड ऑन लेटर्स का, और ये नेक्स्ट सवाल है अपने पास बेस्ड ऑन नंबर्स का। तो काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है इस टॉपिक के ऊपर। मुझे 2 से 12 बनाना है। अब 2 से 12 कैसे कैसे बन सकता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला तरीका है × 6 कर दो। क्या करूँ? × 6। अब अगर मैं 8 × 6 करता हूँ तो नंबर जाता है 48। 48 मेरे पास ऑप्शन के अंदर है नहीं। सेकंड तरीके की अगर मैं बात करूँ तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो क्यूब होता है इसका 8 और स्क्वायर होता है 4, और दोनों का सम करूँ तो वैल्यू कितनी आती है? 12 है। तो यहाँ एक रिलेशन गया। तो आगे मुझे क्या लेना है? 8 का क्यूब 512 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों का अगर मैं सम करूं तो वैल्यू अपनी आएगी 576। तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। बोर्ड मास का सवाल है, और मुझे जो साइन है, गिवन साइंस है, उनको चेंज करते हुए सवाल को सॉल्व करना है। 1 बाय 1 चलते हैं। देखो जो मल्टीप्लिकेशन उसका मतलब है माइनस। देखो एक तरीका है सवाल को करने का कि मैं सारे चेंजेस करते हुए सवाल को लिखता हूँ। दूसरा तरीका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे फोकस करना होता है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो मैं दोनों तरीक़ों से सवाल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो माइनस का मतलब क्या दे रखा है? डिवीज़न।
तो जहाँ माइनस है वहाँ मुझे क्या लेना है, डिवीज़न, और इसके लेफ्ट राइट मुझे देखना है मल्टीप्लिकेशन है क्या। तो प्लस का जो साइन है वो बता रहा है किसको, मल्टीप्लिकेशन को, तो यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला मेरा काम है मैं इनको सॉल्व करूँ, तो मैं लिखूँगा 4/3 इंटू 9, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आई 12 है, यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आई, 12 है। अब बाकी जो है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, देखो 16 है, 16 के बाद मल्टीप्लिकेशन का नंबर मतलब दे रखा है -8 और डिवीजन का मतलब दे रखा है प्लस का, प्लस और आगे मेरा कितना आया 12। अगर मैं दोनों का सम करता हूँ यहाँ पर तो वैल्यू आती है 28 और -8 करूँ तो आंसर क्या जाना है अपना 20, आंसर यहाँ पर जाना है। ये टाइम बचाने का तरीका कि सबसे पहले मुझे हिट कहाँ करना है, जहाँ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन गिवन है। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं चलूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 16 मल्टीप्लिकेशन की जगह लिखना है -8, डिवीजन की जगह मुझे लिखना है +4 डिवीजन 3 इंटू 9। अगली स्टेप में मैं लिखूँगा 16 -8 प्लस 4/3 इंटू 9, सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू कितनी आई, 12 है। 16 -8 प्लस 12 है, अगेन 28 -8 इक्वल्स टू 20। ये एकदम बच्चों वाला तरीका, स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका, बट चूंकि अब एग्ज़ाम में अपने पास इतना समय नहीं होता तो स्टेप बाय स्टेप चलने की बजाय सीधा हिट करे जहाँ से मेरा टारगेट लेके हिट करिए ताकि मेरा आंसर आ सके। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ये हेड स्टैंड का सवाल है, शीर्षासन का सवाल है। और शीर्षासन में हम क्या पढ़ते हैं, इसके दो कंसेप्ट बताए हुए हैं आपको। सबसे पहला है कि अगर फेसिंग सेम हो, अगर फेसिंग सेम हो तो जो हाथों की डायरेक्शन है, हैंड्स डायरेक्शन, जो हाथों की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। हाथों की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। और दूसरा इसका वाइस वर्सा है, अगर फेसिंग सेम है तो हाथों की डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर हाथों की डायरेक्शन सेम है तो फेसिंग चेंज हो जाएगी। सवाल देखो पढ़ते हैं। उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है, इसका मतलब जब उसने हेड स्टैंड कर रखा है तब उसका चेहरा नॉर्थ फेसिंग है। देखो स्टैंडर्ड कंडीशन हम फेसिंग की क्या लेते हैं, नॉर्थ फेसिंग हमने लिया नॉर्थ, और नॉर्थ फेसिंग में जो राइट हैंड है वो ईस्ट की तरफ होता है, और जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट की तरफ होता है। अब देखो इसने बोला कि हेड स्टैंड के बाद, हेड स्टैंड के बाद भी उसकी फेसिंग क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, मतलब फेसिंग सेम है, और फेसिंग सेम है तो हाथों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कौन से हाथ का पूछा है, लेफ्ट हैंड का पूछा है मेरे से, बाएं हाथ का मेरे से पूछा है, तो लेफ्ट हैंड होता किधर है, वेस्ट में, वेस्ट में होता है तो मिलेगा किधर, ईस्ट में। तो अपना आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ राइट आंसर जाएगा। कंसेप्ट को फिर देखें, समझें कि जब फेसिंग सेम रहती है तो हाथों की डायरेक्शन बदलती है। फेसिंग, स्टैंडर्ड फेसिंग क्या लेते हैं हम, नॉर्थ, कि जब आदमी सीधा पहले खड़ा था तब भी नॉर्थ फेसिंग था, और हेड स्टैंड के बाद भी किधर है, नॉर्थ फेसिंग है, मतलब हाथों की डायरेक्शन सेम है। और हाथों की डायरेक्शन सेम होती है, सॉरी फेसिंग अगर सेम होती है तो हाथों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड होता किधर है, वेस्ट की तरफ, और मिलेगा किधर, ईस्ट की तरफ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल है अपना यदि अर्थ को इस प्रकार लिखा जाए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो हार्ट को कैसे लिखेंगे। देखो ये सारे लेटर यहाँ हैं, जो वर्ड पूछा है हार्ट, उसके सारे जो लेटर्स हैं वो अर्थ में गिवन है, मतलब ये फिक्स कोड का सवाल हो गया। कौन सी वैरायटी है यहाँ पर, फिक्स कोड का सवाल हो गया। तो बस मुझे लेटर्स को इनको रीअरेंज करना है। सबसे पहला क्या है, एच, और एच का कोड है एस, तो स्टार्टिंग होगी एस से, चारों ऑप्शंस के अंदर एस है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है ई, और ई की शुरुआत है तो क्यू, तो ऑप्शन डी यहाँ एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट लेटर है ए का कोड आना है पी, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है आर, और आर का कोड जाना है एम, तो ऑप्शन थर्ड अपना राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। सवाल देखो क्या है इसके अंदर। सबसे पहला तरीका होता है जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं, परफेक्ट क्यूब चेक करते हैं, या प्राइम नंबर्स चेक करते हैं। यहाँ कोई भी एक सिंगल नंबर,
4 में से 3 नंबर मेरे पास स्क्वायर, क्यूब या प्राइम नंबर की फॉर्म में आने हैं, वो मेरे पास यहाँ है नहीं। उसके बाद डिविजिबिलिटी चेक की जाती है, नंबर टू नंबर फॉर्मेशन चेक किया जाता है। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है कि फर्स्ट और जो लास्ट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है और उससे बीच वाला नंबर आ रहा है निकल के। देखो अगेन 5 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आना है यहाँ पर। 2 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है 4, तो यहाँ 3 × 3 करूँ तो वैल्यू आनी चाहिए 9 और यहाँ दे रखा है 8, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना अगेन ऑड वन आउट का सवाल है। ग्रुप में नंबर दे रखे हैं, तो ग्रुप में नंबर दिए हुए होते हैं तो हमें पहले नंबर से दूसरा नंबर बनाना होता है या सेकंड से फर्स्ट नंबर को बनाना होता है। तो आसान सा कंसेप्ट दिखाई दे रहा है। 13 से मुझे 40 बनाना है तो मैं करूँगा इंटू 3 + 1, यहाँ पर भी सेम इंटू 3 + 1, यहाँ पर भी इंटू 3 + 1 जा रहा है। तो तीनों में समान लॉजिक लग रहा है और यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पर बी की बी बाकी 3 ग्रुप से डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन ऑड वन आउट का सवाल है। 4 ग्रुप दे रखे हैं, उसमें एक मुझे एलिमिनेट करना है। देखो यहाँ क्या है, एप्पल, ऑरेंज और विंटर, 2 फ्रूट्स के नाम हैं और एक सीजन का नाम है। शिप, बोट एक कैटेगरी में आ गए, ड्राइवर डिफरेंट कैटेगरी में आ गया इसमें अंदर। ड्राइवर, पायलट और पैसेंजर 2 एक कैटेगरी में, एक डिफरेंट कैटेगरी में आया। चेयर, स्टूल, बेंच तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। चेयर, स्टूल और बेंच तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल को देखें। अगेन ऑड वन आउट का सवाल है। जो गिवन वर्ड्स है वो अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कैपिटल के ऊपर लॉजिक है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, रंगून बर्मा की राजधानी है जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। तो न्यूयॉर्क जो है वो यहाँ कैपिटल नहीं है, हडसन नदी के ऊपर बसा हुआ एक राज्य है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्शन का सवाल है, वाटर रिफ्लेक्शन का सवाल है कि वाटर रिफ्लेक्शन में जो समय दिखाई दे रहा है 6:10। और साथियों अगर आपको याद हो, हम इसमें कंसेप्ट क्या पढ़ते हैं, अगर मिनट नीडल की वैल्यू 30 मिनट से कम या उसके बराबर हो, इज़ ईदर लेस देन 30 और इक्वल टू 30, तो उस वैल्यू को 1830 में से हम माइनस करते हैं। 1830 में से माइनस किया जाता है। गिवन वैल्यू मेरे पास क्या है 6:10, जिसमें मिनट की वैल्यू कितनी है 30 मिनट से कम है, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 12:20। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर चला जाएगा। 12 सवाल कर चुके हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 12 बजे के बाद अगली बार घड़ी की दोनों सुइयां पुनः कितनी बार मिलेगी। देखो 11 से 1 के बीच एक बार ओवरलैपिंग होती है जो होती है 12 बजे। 12 बजे के बाद जो नेक्स्ट ओवरलैपिंग है वो हम पढ़ते हैं 1 बजे से 2 बजे के बीच। कहाँ पढ़ते हैं 1 बजे से 2 बजे के बीच। और अगर आपको याद हो बताया हुआ है, इसका मतलब नीडल दोनों जो सुइयां हैं आवर नीडल एज वेल एज मिनट नीडल दोनों 1 से 2 के बीच एग्जिस्ट करेगी। मतलब वैल्यू आएगी 1:05 और 10 मिनट के बीच एग्जिस्ट करेगी। निकालने का तरीका क्या होता है अपना, m × 11/2 माइनस h × 30 इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि ओवरलैपिंग की बात हो रही है। h की वैल्यू लेंगे हम 1, तो m × 11/2, ये 1 वैल्यू 1 लिया, यहाँ पर 30 + 0 किया तो अगेन 30 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो m की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 30 × 2/11। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 60/11, वैल्यू आएगी 5/11 और कितना 1 तो अगली ओवरलैपिंग कब होगी, कितने समय बाद होगी 1 घंटे 5 और 5/11, 5 सही 5/11 मिनट के बाद अगली ओवरलैपिंग होगी। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल दे रखा है हमें
देखिए, इसने कहा किसी कक्षा में 60 छात्रों में से मनोज सबसे ऊपर से 10वें, ऊपर से मतलब लेफ्ट से, ऊपर से मतलब लेफ्ट से 10वें नंबर पे है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ इसको कि ये मनोज है और मनोज लेफ्ट से 10वें नंबर पे है, तथा अनूप नीचे से 35वें स्थान पर है। अब अनूप मनोज के लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस हैं। मैं दोनों लेके चलता हूँ। ये अनूप है और ये अनूप बॉटम से 35th 35वें नंबर पे है। दूसरे कंडीशन हम यहाँ लेते हैं, ये मनोज है जो लेफ़्ट से 10 नंबर पे है और ये अनूप है जो राइट से 35th नंबर पे है। क्लियर है? अब देखो टोटल लोग कितने इसमें 60 दे रखे हैं। 60 लोग अगर दे रखे हैं, अनूप का नंबर पीछे से 35वां है, तो अनूप के आगे लोग कितने होंगे? 25। और यहाँ देखो मनोज का नंबर आगे से कौन सा है? 10वां। तो मनोज के पहले नंबर लोग कितने होंगे? 9। मनोज के नंबर पे कितने होंगे? आगे 9 लोग होंगे, जबकि अनूप के आगे कितने होने? 35। मतलब ये व्यवस्था कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। तो इसी में हमें अरेंजमेंट को आगे बढ़ाना है। आगे दे रखा है सोनू अनूप से 10 स्थान आगे है। अनूप से 10 स्थान आगे, आगे होने का मतलब होता है लेफ्ट। तो ये सोनू है अनूप से 10 स्थान आगे। गॉट इट? आगे दे रखा है यदि मनोज और सोनू के ठीक बीच के लड़के किसी परीक्षा में फेल हो गए, तो देखो सोनू का नंबर पीछे से कौन सा है? 45वां। कौन सा नंबर है? 45वां नंबर है इसका। फाइन। तो सोनू के आगे लोग कितने बचे? 15, टोटल 60 थे और मनोज तक 10 लोग हैं। इसका मतलब मनोज और सोनू के बीच लोग कितने बचे? 5। अब इसने बोला यदि मनोज और सोनू के ठीक बीच के लड़के, कितने लड़के? 5 लड़के किसी परीक्षा में फेल हो गए, तो कुल पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? टोटल लोग कितने थे? स्टूडेंट कितने थे? 60। उसमें से फेल कितने हुए? 5। तो बच्चे कितने? 55। तो इसने पूछा पास होने वालों की संख्या कितनी है? 55। मेरे पास ऑप्शन 55 नहीं है, तो यहाँ डी ऑप्शन चला जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। आमिर सदना से छोटा है। आमिर सदना से छोटा है, तो ये सदना और ये आमिर। जॉन आमिर से लंबा है। नेक्स्ट लेता हूं मैं। जॉन आमिर से लंबा है। पुनीत सदना से लंबा है। पुनीत सदना से लंबा है, लेकिन हसन से छोटा है। लेकिन हसन से छोटा है। सदना जॉन से लंबी है। सदना जॉन से लंबी है। सारा अरेंजमेंट हो गया यहाँ पर। अब इसने पूछा है यदि सभी ऊंचाई के क्रम के अनुसार एक कतार में खड़े हो तो इनमें मध्य में कौन होगा? तो देखो इनमें सबसे बड़ा कौन है? 1 नंबर पे कौन आया? H, 2 नंबर पे P, 3 नंबर पे S, 4 नंबर पे J और 5 नंबर पे A। तो 3rd नंबर पे कौन है? S, सदना। तो सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, बोर्ड मास का सवाल है, जिसमें मुझे जो लेटर्स है उनको सिंबल से रिप्लेस करना है। तो देखो इसने क्या कहा, ए रिप्रेजेंट करता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को, तो 7 × 4, डी एडिशन को +4, ई अगेन मल्टीप्लिकेशन को 3 और जी रिप्रेजेंट करता है माइनस को, तो -×2। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे किसको सोल्व करना होता है? डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन, तो 28 + 12 -2, सम करेंगे तो सम आना है 40, -2 करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ये सवाल है अपने एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसके अंदर है मिसलेनियस के अंदर। इसने बोला है आसमान को जल कहा, तो जो दिया उसी को ही फॉलो करना है। जल को हरा कहा, हरा हवा कहलाता है, हवा नीला कहलाता है। संबोधन दिया जा रहा है अलग अलग, नीला बादल कहलाता है, बादल पीला कहलाता है, पीला जमीन कहलाता है।
तो इसने पूछा है मछली कहाँ रहेंगी, तो पहले तो ये पता करना है कि मछली रहती कहाँ है। मछली कहाँ रहती है दोस्तों, जल में रहती है। अब जल को ये क्या कह रहा है, हैरा कह रहा है, तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, ऑप्शन डी। 17 सवाल कर लिए दोस्तों हमने। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ 35 17 कंप्लीट है हमारे। नेक्स्ट सवाल देखो, इसने पूछा है विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। एक वर्ड हमें दे रखा है एरिस्टोक्रेटिक, इसके लेटर से कौन सा शब्द बन सकता है, हमें ये चेक करना है। सबसे पहले हम वर्ड चेक करते हैं क्रिएशन। क्रिएशन में ई है दोस्तों और ऊपर ई है नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ गलत चला जाएगा। पहला गलत जाना है तो थर्ड भी गलत जाना है और फोर्थ भी गलत जाना है, क्योंकि सब में कौन मिल रहा है, मुझे ई मिल रहा है। तो बचा हुआ ऑप्शन अपने आप मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर भी आप चेक कर सकते हैं, सारे लेटर्स अवेलेबल है नहीं। STATIC ऑल 6 लेटर्स यहाँ अवेलेबल है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो सवाल दे रखा है, ये यूनिट्स दे रखी है जिनको हमें अरेंज करना है छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में। तो देखो अगर आपको मालूम हो तो सबसे पहले आता है किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली। गॉट इट। ये सारी सीक्वेंस लिखी है। मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ कौन कौन सा है, किलो, तो किलो सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो ये आना है या तो लेफ्ट में या राइट में, या तो किलो से शुरुआत हो, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाए। तो थर्ड जो है किसी में भी स्टार्टिंग में नहीं है, बट यहाँ एंड में दे रखा है। इसका मतलब मैं छोटे से बड़े की तरफ जाना है मुझे, तो छोटे से बड़े की तरफ जाऊँ तो सबसे पहले मुझे कौन सा लेना है, सेंटी, जो यहाँ अवेलेबल है, मतलब 1 नंबर अवेलेबल है। उसके बाद डेसी लेना है, फिर डेका लेना है और फिर किलो लेना है। तो ऑप्शन जो थर्ड है सेंटी, सेंटी के बाद डेसी, डेका और फिर किलो, तो थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर सीरीज का सवाल है, सारे नंबर आसपास ही दिखाई दे रहे हैं, क्या रिलेशन बनता है देखें। 4 से 8 बनाऊं तो पहला तरीका क्या है, इंटू 2 कर दो। 8 से 7 बनाऊं तो -1 कर दो, और 7 से 11 बनाऊं तो +4 कर दो। एक सीक्वेंस समझ में आई दोस्तों। फिर नेक्स्ट 11 से 22 बनाऊं तो इंटू 2, इसका मतलब यही रिपीट होनी है सीक्वेंस, -1 एंड +4। नेक्स्ट की तरफ जाऊं तो अगेन इंटू 2, और इंटू 2 के बाद करना है मुझे -1, तो -1 करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 49। पहला ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, लेटर सीरीज का सवाल है। लेटर सीरीज के जब भी हम सवाल करते हैं 2 चीज़ें आपको सिखाई है, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करना होता है, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करना होता है, या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करना होता है। 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टू फर्स्ट को लेके चलते हैं। तो देखो पहला लेटर है RSTUV, तो अंडरस्टूड है सब में क्या हो रहा है, +1, सब में क्या हो रहा है, +1। तो आगे मैं +1 करूं तो क्या आना है, W। एक ही ऑप्शन में है दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ हम चूँकि पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो बाकी लेटर्स को भी कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर मैं नेक्स्ट लेटर को कंपेयर करूँ सेकेंड को, तो देखो ABCDE, अगेन सब में क्या हो रहा है, +1, तो +1 करूँगा तो आगे F आना है, तो यहाँ क्या आया, F। थर्ड लेटर को अगर मैं कंपेयर करूँ तो थर्ड लेटर में आप देखें ZYXWV, ये -1 की सीक्वेंस है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो V से नीचे जाऊँगा तो क्या आएगा, U। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखें अगला सवाल है, अगेन लेटर सीरीज का सवाल है, समझते हैं। देखो पहले 2 लेटर मुझे लगातार दिखाई दे रहे हैं, बाद वाले 2 लेटर मुझे लगातार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ क्या किया, अगले 2 लेटर्स की अगर मैं स्टेप बनाऊँ, एक ये ग्रुप बना लिया, लेफ्ट वाला लेटर एलिमिनेट हो रहा है और राइट वाले में +1 हो रहा है। यहाँ देखिए N हट गया तो O से शुरुआत हुई,
और ए +1 किया तो एक नेक्स्ट लेटर आ गया, ए हटा बी से नेक्स्ट वाला, ये एक स्टेप हुई। अब यहाँ क्या कर रहा है, ओ हट जाएगा, बी हट जाएगा, और इसमें मुझे क्या करना है, +1 करना है, इसमें +1, तो पी क्यू एंड सी डी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ किसको हटना है, पी को हटना है और सी को हटना है, तो बचा कौन, क्यू, तो क्यू और क्यू के जस्ट बाद आता है आर, सी हट जाएगा तो बचा डी, और डी से नेक्स्ट लेटर आता है ई, तो क्यू आर डी ई, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखें नेक्स्ट सवाल है फिलर्स का सवाल है। सीरीज़ में जो हम बेस्ड ऑन लेटर्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं, और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका होता है लेटर्स की काउंटिंग करना। सबसे पहला तरीका क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला तरीका है अपना काउंटिंग करना, और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो हम करते हैं ग्रुपिंग। फाइन, तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 लेटर्स का सवाल है दोस्तों। तो 18 लेटर्स में पेयर बनते हैं या तो 3-3 के या बनते हैं 6 के, और हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है अमूमन 6 लेटर्स के जो ग्रुप है वो नहीं बनते हैं, ठीक है, या यूँ कहें बनते भी हैं तो रेयर सवाल मिलते हैं। तो मैं 3-3 के ग्रुप बनाता हूँ यहाँ पर, बी डब्ल्यू स्पेस, ये 3 लेटर्स का ग्रुप बना, यहाँ 3 लेटर्स का ग्रुप बना, अगेन 3 लेटर और अगेन 3 लेटर का ग्रुप बना मेरा। फाइन, बाहर निकालूँ अगर मैं इसको तो मैं यहाँ लिखता हूँ दोस्तों इसको, बी डब्ल्यू स्पेस वाई जेड ए स्पेस डी एस टी स्पेस यू वी स्पेस, उसके बाद अगेन स्पेस ओ पी स्पेस क्यू आर ई। फाइन, ये मैंने सीरीज बनाई वापस से। अब इनको अगर मैं कंपेयर करते हुए चलूँ तो यहाँ आप नोटिस करेंगे, देखना सबसे पहला तरीका हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट पोजीशन को हम कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन को अगर आप देखें तो देखो बी वाई, कोई यहाँ रिलेशन नहीं बैठ रहा है। अमूमन क्या होता है कि या तो फर्स्ट स्टेप के सारे लेटर्स सेम होते हैं, या फर्स्ट लेटर के जो स्टेप है वो ऑल्टरनेट सीक्वेंस में चलते हैं। या तो जैसे चलना था बी बी, या स्टेप चलती है बी सी, बट चूंकि यहाँ दोनों ही नहीं हैं तो सवाल थोड़ा सा हटके है। और अगर आप थर्ड की तरफ जाएं तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूं, और थर्ड और मैं फिफ्थ को कंपेयर करूं, इनका मैं ग्रुप बनाता हुआ चलता हूं, सेकंड को मैं फोर्थ से कंपेयर करूं और फोर्थ को मैं सिक्स्थ से कंपेयर करूं, तो यहाँ कंपैरिजन में आप देखो क्या लगेगा आपको कि मैं यहाँ से यहाँ आऊँ, क्यू से अगर मैं यू पे आ रहा हूँ तो +4 हो रहा है, और फिर मैं यू से वाई पे आ रहा हूँ तो अगेन क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। और अगर आप बी से डी की तरफ जाएंगे तो यहाँ +2 हो रहा है, तो मैं डी से आगे जाऊँगा तो +2 करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ आ जाएगा। तो एक ऑप्शन मेरा सबसे लास्ट में क्या आया, एफ। तो 2 ऑप्शंस में मेरे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर मैं कंपेयर करते हुए चलता हूँ, अगर आप Z से V पे जाएं अगेन -4 हो रहा है, और V से आप R पे जाएं तो अगेन क्या हो रहा है, -4 हो रहा है यहाँ पर। फाइन, सेम वे अगर मैं जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं उनको मैं कंपेयर करता हूँ तो देखो यहाँ हमने क्या चेक किया कि O से S बना मतलब +4 हुआ, और S से W बना तो इसमें भी क्या हुआ, +4 हुआ। अब जो रिमेनिंग है उनकी बात करते हैं। देखो P से T है +4 है, और T में अगर मैं +4 करूँ तो यहाँ क्या आना है, X। तो फर्स्ट जो फिलर है वहाँ पर आना चाहिए X, जो मुझे गिवन है किसमें, ऑप्शन बी के अंदर है। अब एक फिलर मेरा पेंडिंग है वो है C। अब मैं C को यहाँ लिखकर सीरीज बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो आप A का किससे रिलेट किया मैंने, C से +2, और C को किससे रिलेट किया मैंने, E से, तो अगेन क्या हुआ, +2। तो राइट आंसर क्या गया दोस्तों मेरा, बी। अमूमन हमने देखा है जब भी ऐसे फिलर्स वाली सीरीज आती है तो फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करते हैं, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, बट ये सीरीज है अपनी ऑल्टरनेट स्टेप्स की सीरीज है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, मिसिंग नंबर का सवाल है।
और इसमें कुछ ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो क्लियरली विजिबल है कि जितने भी नंबर्स हैं उनके क्यूब दे रखे हैं। देखो 3 का क्यूब 27 है, 4 का 64, 5, 6, 7, तो आगे भीतर क्या आना है 8 का, तो 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो अपना ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों हम, 35 टोटल क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, जब भी 4 कॉलम और 4 रोज़ का सवाल मेरे पास आए मिसिंग नंबर में, तो हमारी बात हुई है कि या तो इनका सम किया जाता है। सबसे पहला तरीका क्या होता है, सम किया जाता है। दूसरा नंबर होता है कि दो दो नंबर के जो पेयर है उनका सम बराबर जाता है। यहाँ क्या दे रखा है, देखो सारे नंबर आसपास हैं, सारे नंबर्स क्या हैं आसपास हैं, और ये जो चारों नंबर हैं इनका सम करके आप देखें 30, 90, 180, 190 और 200, इनका सम कितना आ रहा है दोस्तों 200। नेक्स्ट जो कॉलम उसका सम करके देखें 140, 160, 170, 180, 9, 7, 16, 18, 2, 20, अगेन इनका सम भी कितना है 200 है। यहाँ भी 200 आना है और नेक्स्ट में हमें 200 करना है। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उनको देख लें आप, 50 और 50 100, 180, 190 और 193, तो बच्चे कितना 7। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, इसने कहा यदि किसी संख्या का आधा और उसका 5वां भाग, आधा मतलब a/2 ले लेता हूं और 5वां भाग मतलब a/5 का योग, मतलब इन दोनों का सम करूं a/2 प्लस a/5, इन दोनों का सम उस संख्या के 1/3 भाग से इतना अधिक है। मतलब ये ज़्यादा है किससे, उस संख्या के 1/3 मतलब a/3 से ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है 22/3, इतना ज़्यादा है। ये ज़्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को इस तरफ ऐड कर देंगे हम। तो अगली स्टेप क्या बनी अपनी, इक्वल करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। अब LHS और RHS दोनों क्या है इक्वल है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ क्या लिखा, एलसीएम लिया 10, 5a प्लस 2a इक्वल्स टू a/3 प्लस 22/3। ये वैल्यू कितनी है 7 है, इसको इधर लाके क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे। तो वैल्यू कितना आया 7a अपॉन 10 माइनस a/3 इक्वल्स टू 22/3। इसको सॉल्व करना है वैल्यू को। नेक्स्ट देखें, एलसीएम कितना लिया 30, तो यह आया 21a माइनस 10a इक्वल्स टू 22/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 11a। तो आगे आया 11a अपॉन 30 इक्वल्स टू 22/30। 11 2 और 2 3 10 ये 10 इधर जाएगा तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 गुणा 10 बराबर 20। तो राइट आंसर क्या गया यहाँ 20 गया। एक सिंपल सी इक्वेशन बनानी है दोस्तों और उसको सॉल्व करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और जो गिवन इमेज है उसको डाउनवर्ड लाना है। गिवन इमेज को कहाँ लाना है डाउनवर्ड। तो सबसे पहले देखो ये वाला जब हिस्सा नीचे की तरफ आएगा तो ये इसी तरफ आएगा, मतलब जो ये एरो वाली डायरेक्शन है मुझे साउथ वेस्ट में दिखाई देगी। तो साउथ वेस्ट में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ ये एरो पूरा नहीं है। तो दो ऑप्शन तो क्या हो गए दोस्तों अपने एलिमिनेट हो गए। अब इस वाली फ़ोटो, ये वाली जो फ़ोटो नीचे आएगी तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा, आ रहा है समझ में। और ये वाला स्ट्रक्चर है ये ऊपर जाएगा तो ये कैसे आएगा इस तरफ। तो स्ट्रक्चर ये ऐसे बनेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। और ये स्ट्रक्चर मुझे कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर अवेलेबल है। क्लियरली विजिबल है। देखें जब ये स्ट्रक्चर है तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आना है और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आना है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। जेड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, 27 सवाल कर चुके हैं हम।
अगला सवाल देखें, एक सिंपल सा सवाल है कैलेंडर का कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है। और लीप वर्ष की परिभाषा हम क्या समझते हैं कि दिया गया वर्ष अगर 4 से डिविजिबल हो, और यहाँ देखें आप लास्ट के 2 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ष को, तो 96 डिवाइडेड बाई 4 पॉसिबल है, 04 डिवाइडेड बाई 4 पॉसिबल है, 2000 ये सेंचुरी ईयर है डिवाइडेड बाई 400 पॉसिबल है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ है जो लीफ वर्ष नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज का रूल क्या होता है कि फर्स्ट के अपोजिट 6 आता है, 2 के अपोजिट 5 आता है, 3 के अपोजिट 4 आता है, मतलब तीनों पेयर का सम कितना बनता है, 7 बनता है। मतलब ये दोनों हमें किसी भी डाइस में विजिबल नहीं होने चाहिए। 1 और 6 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, 2 और 5 भी नहीं दिखना चाहिए, 3 और 4 भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। देखो फर्स्ट में 1, 3, 5 कोई भी पेयर अवेलेबल नहीं है, यहाँ देखो दोनों एक साथ विजिबल हो गए, ठीक है। इसका मतलब जो सेकेंड डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकती कभी भी, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, क्योंकि दोनों जो जोड़ीदार है वो एक साथ विजिबल है मुझे। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल है, एक 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर क्यूबॉइड स्ट्रक्चर आ गया। माप के घनाभ को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। काटने से पूर्व उसकी सभी सतहों को काले रंग से, एक ही कलर है, 1 कलर है यहाँ पर, रंग दिया जाता है। तो बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह, एटलीस्ट वन का मतलब होता है एक और एक से ज़्यादा, मतलब एक सतह पे कलर हो सकता है, 2 पे भी कलर हो सकता है और 3 सतह पे भी कलर हो सकता है। हमने जब ये टॉपिक क्लास के अंदर पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि सबसे पहले मुझे लंबाई और चौड़ाई इसको कंसिडर करना है, और इसका मतलब होता है एक फ्लोर। इसका मतलब कितना हुआ, एक फ्लोर, 1 फ्लोर। गॉट इट। तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को बनाऊं एक फ्लोर को, क्लियर है, लंबाई 4 ले ली, चौड़ाई इसकी कितनी ले ली, 3, और फ्लोर कितने इस पे, 2 ही फ्लोर है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइट को। तो फ्लोर कितने, 2। अब ये फ्लोर और इसके ठीक ऊपर एक फ्लोर और है, ठीक ऊपर एक फ्लोर और है। इसका मतलब इसमें कलरलेस तो होने ही नहीं है। कलरलेस होने के लिए मिनिमम 3 फ्लोर्स की आवश्यकता होती है। तो पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर, तो इसमें एक सतह रंगीन वाले हैं, जो सेंटर वाले हैं वो एक सतह रंगीन वाले हैं, जो ये किनारे वाले हैं ये 2 सतह रंगीन वाले हैं, और ये 3 सतह रंगीन वाले कॉर्नर वाले यहाँ आगे। तो यहाँ देखो एक फ्लोर के ऊपर 12 घन बन रहे हैं। कितने घन है, 12। फ्लोर मेरे पास कितने हैं, 2। कलरलेस इसमें है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए, 24। टोटल नंबर क्यूब कितने हो गए, 24। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस और देखें। वेन डायग्राम का सवाल है, इसमें दे रखा है एजुकेशन, शिक्षा, एकाग्रता, आत्म साक्षात्कार। तो शिक्षा दोनों से डिफरेंट है, इन दोनों से। और आत्म साक्षात्कार और एकाग्रता में क्या रिलेशन है कि सेल्फ रियलाइजेशन या कंसंट्रेशन बढ़ाने पर आदमी सेल्फ रियलाइजेशन मोड के ऊपर आ जाता है। तो कंसंट्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन, इनमें रिलेशन आया ओल आर का, इनमें रिलेशन क्या आया, ओल आर का। और एजुकेशन इसमें क्या हो गया, डिफरेंट। तो ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल गिवन है कि वृत्त बेरोजगार लोगों को, ये बेरोजगार लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को बताता है, वर्ग परिश्रमी को बताता है, वर्ग परिश्रमी लोगों को बताता है। नेक्स्ट दे रखा है त्रिभुज ग्रामीण को बताता है, ये ग्रामीण को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आयत रेक्टेंगल बुद्धिमान इंटेलिजेंट लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अब पूछा क्या है उस पर फोकस करते हैं। बेरोजगार परिश्रमी तथा बुद्धिमान है ऐसे व्यक्ति
जो बेरोजगार, परिश्रमी तथा बुद्धिमान है लेकिन ग्रामीण नहीं है, लेकिन ग्रामीण नहीं है। इसका मतलब मुझे वो नंबर ढूंढना है जो ट्राइंगल से बाहर है। मुझे कौन सा नंबर ढूंढना है जो ट्राइंगल से बाहर है। ट्राइंगल से तो हो बाहर, ट्राइंगल से तो होना चाहिए बाहर, और बाकी तीनों डायग्राम्स के अंदर आना चाहिए। तो देखो 12 जो नंबर है इसके बाहर बाहर की बात कर रहा हूँ, तो 12 सिर्फ एक ही फिगर के अंदर आता है। 11 जो है वो 2 ही फिगर के अंदर आ रहा है, एक तो परिश्रमी में आ रहा है, बुद्धिमान में आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा। 8 2 ही फिगर में आ रहा है, एक तो रेक्टेंगल में आ रहा है, एक सर्कल में। और यहाँ ये जो नंबर 9 है, ये 9 नंबर तीनों में आ रहा है, ये सर्कल में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है। तो राइट आंसर क्या गया दोस्तों यहाँ पर? ऑप्शन डी यहाँ हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन बोर्ड मास का सवाल है जिसमें मुझे लेटर्स को रिप्लेस करना है सिंबल से। 1 बाय 1 चलते हैं। देखें 18 Q डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को, P डिनोट करता है डिवीजन को, R डिनोट करता है एडिशन को, S डिनोट करता है सब्ट्रैक्शन को। सबसे पहला फोकस होता है अपना डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, दोनों आसपास हैं। 18 गुणा 12 बटा 4 3 54 प्लस 5 माइनस 6 5 माइनस 6, यहाँ सम आया 59, माइनस 6 करूँ तो वैल्यू आ जाएगी अपनी 53, और 53 ऑप्शन फर्स्ट में अवेलेबल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, ब्लड रिलेशन का सवाल है। कहा कि P का पति B है, ये B है और इसका पति है, P का पति B है, B पति है किसका? P का। तो ये हो गई इसकी पत्नी, हस्बैंड ऑफ P इज B। आगे दे रखा है E जो D की पत्नी है, ये D है और D की पत्नी है E। E जो D की पत्नी है, तो ये हो गए दोनों हस्बैंड वाइफ। और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब फर्स्ट पर्सन है E। E P की सास है, ये P है। P की सास होने का मतलब P के पति की माँ, ये हो गई E, और E का पति है D। दोनों को एक जगह ले आए। उसका एकमात्र पोता E जो D की पत्नी है और P की सास है, उसका एकमात्र पोता, किसका पोता? E का पोता। कौन है? Q। तो E का बेटा और उसका बेटा कौन हो गया? Q। B का D से, B का D से, तो रिलेशन कौन बताएगा दोस्तों? यहाँ D रिलेशन जिससे पूछा जाता है या जिसके साथ पूछा जाता है वो बताता है। तो D आवाज़ लगाएगा किसको? B को। तो ये इसको क्या बोलेगा? बेटा। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अंतिम सवाल है 35। देखो ये इनकम्प्लीट फिगर का सवाल है, एक हिस्सा 1/4 हिस्सा बचा हुआ है, मुझे उसको कंप्लीट करना है। तो देखो होता क्या है इन सवालों में, जो ऊपर दे रखा है उसी की रेप्लिका नीचे की तरफ आती है। तो जो नीचे दे रखा है इसकी रेप्लिका मुझे किधर देखनी है? ऊपर की तरफ। तो देखो अगर ये लाइन है, ये जो लाइन आपको विजिबल है, ये ऐसे मान लो घड़ी की सुई है जो 5 नंबर पे, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आना है? 1 नंबर पे आना है। और वर्टिकल लाइन रहनी है, ये वाली लाइन ऐसे होनी है, और ये इसको टच कर रखा है, ये ऐसी लाइन होनी है। तो मैं खुद से इसको कंप्लीट कर लूँ। कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, थर्ड और फोर्थ क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये थे अपने 35 क्वेश्चंस दोस्तों। 1 बाय 1 अच्छे से इनको समझने की कोशिश की हमने, क्वेश्चंस को देखे, सीखे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन को लेकर मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।